बेटी कविता, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी गर्मा गर्म चाय बना दो तो पी लूं। सुबह सुबह इतनी सर्दी पड़ती है कि पूछो मत। मुझे तो कपकपी होने लगती है। बेटी, जल्दी थोड़ी चाय बना दे तो पीकर थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। मनोहर और रजनी के कहने पर कविता चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। रसोई क्या थी, कच्ची दीवारों पर घास फूस की छत डाली हुई थी। दीवार के साथ एक कच्चा स्लैब डला था जिस पर कुछ डिब्बे और एक कनस्तर रखा था। सुबह सुबह रसोई में बड़ी ठंड थी। कविता कांपते हुए रसोई में आती है और गीली सीली लकड़ियां चूल्हे में रखकर आग जलाती है। बड़ी मुश्किल से आग जलती है और फिर उस पर चाय रखती है तो चीनी नदारत मिलती है। ओह, चीनी का डिब्बा तो खाली है, अब चाय कैसे बनाऊं? कविता खाली डिब्बा हाथ में लिए मनोहर और रजनी के पास आती है। बाबूजी, चीनी तो खत्म ही हो गई है, अब चाय कैसे बनाऊं? गरीब की रसोई में कब क्या खत्म हो जाए कुछ पता नहीं चलता बेटी। पड़ोस से थोड़ी चीनी मांग कर ले आ। अजी रहने दो, अब सुबह सुबह ये किसका द्वार खटखटाएगी। बेटी, तू एक काम कर, बिना चीनी के ही चाय बना दे। हाँ। मनोहर और रजनी की इकलौती बेटी थी कविता। मनोहर साइकिल रिक्शा चलाता था और कविता देवेश नाम के एक अमीर आदमी के घर साफ सफाई का काम करती थी। पहले तो बाप बेटी की कमाई से घर की रसोई में गुजारे लायक राशन बना रहता था, परंतु सर्दी के कारण बूढ़ा मनोहर घर बैठ गया था, इसीलिए घर कविता की कमाई से ही चलता था। कविता की इतनी कमाई कहाँ थी कि रसोई में पेट भरने लायक राशन आ सके। वह सोचने लगी, इस ठंड ने तो हमारी रसोई ही ठंडी कर दी। बाबूजी तो रजाई में घुसे रहते हैं और मेरी अकेली की कमाई से रसोई का राशन नहीं जुट पाता। सेठ से रोज रोज भीख मांगनी पड़ती है। देवेश एक अमीर आदमी था और इसीलिए उसकी रसोई में रोज मौसम के अनुसार तरह तरह के पकवान बनते थे। उसने अपने घर में खाना बनाने वाली रखी थी। एक दिन कविता घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है कि तभी अचानक ही देवेश की रसोई से खाने की मंत्र मुग्ध करने वाली महक आती है। सेठ की रसोई में जरूर कोई स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब है वह खाना भी मजेदार होगा। रसोई में झांक कर देखूं तो आखिर गंगू ताई क्या खास बना रही है। यह सोचकर कविता सफाई करते करते रसोई में ताक झांक करने लगती है। तभी गंगू ताई की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पूछती हैं, क्या देख रही है बिटिया? काकी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, यह अमीरों की रसोई है बिटिया, यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं। देखती नहीं आज कितनी ठंड है। सेठानी ने गाजर का हलवा बनवाया है, वो भी काजू, किशमिश और बहुत सारे और भी मेवे डालकर। यह सुनकर कविता तो सोच में ही पड़ जाती है। अमीर की रसोई में जाड़े के खास पकवान और हम गरीब की रसोई में फीकी बिना चीनी की चाय, वो भी तरसने के बाद। पता नहीं भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करता है। कविता मन ही मन यह कह ही रही होती है कि तभी देवेश की पत्नी आनंदी आ जाती है और कविता को रसोई के द्वार पर देखकर भड़क जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे से रसोई में ताक झांक की तो काम से निकाल दूंगी, समझी? गलती हो गई बीबी जी। चल जाकर अपना काम कर। गंगू ताई, आगे से इस लड़की को रसोई के आसपास भी मत आने देना। रसोई का काम तुम्हें सौंपा है तो तुम ही किया करो। देवेश की पत्नी आनंदी स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और उसे अपनी अमीरी का थोड़ा घमंड भी था, मगर देवेश उसके बिल्कुल उल्टा था। उसे न पैसे का घमंड था और ना ही वह अमीर गरीब में कुछ फर्क समझता था। कविता की उम्र 20 साल थी और वह बला की खूबसूरत भी थी, इसीलिए देवेश जब जब उसे देखता था तो उसकी बड़ाई किए बिना नहीं रहता। आनंदी, देखो ये लड़की कितनी सुंदर है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। पर है तो नौकरानी ही ना, और तुम इस लड़की की खूबसूरती की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? बस इसीलिए कि अगर ये गरीब ना होती तो मैं इसे अपने मोहन के लिए पसंद कर लेता। दिमाग फिर गया है क्या? एक झाड़ू पोछे वाली को हमारे घर की बहू बनाने के सपने देखने लगे। सुन लो, आगे से ऐसा सोचना भी मत। हाँ,
उस दिन के बाद देवेश आनंदी के सामने कविता का जिक्र करना ही छोड़ देता है और आनंदी चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन अचानक गंगूताई की तबीयत खराब हो जाती है और वह देवेश के घर खाना बनाने नहीं आ पाती। इसी कारण खाना आनंदी को बनाना पड़ता है। एक रोज देवेश आनंदी से कहता है, आनंदी, आज तो बहुत सर्दी है भाई, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मुझसे तो ठंड में उठा नहीं जाता, पकौड़े ही खाने हैं ना तो बाजार से ले आओ। तुम भी कैसी बात कर रही हो, मुझे बाजार के पकौड़े नहीं खाने हैं ना। कविता उन दोनों की बात सुनती है तो उससे बोले बिना नहीं रहा जाता। वह देवेश से कहती है, सेठ जी, अगर आपको घर की रसोई में बने पकौड़े ही खाने हैं तो मैं बना देती हूँ। तो क्या तुम खाना भी बना लेती हो कविता? सेठ जी, मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। तो फिर जाओ रसोई में और हम दोनों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाओ। कविता अमीर घर की रसोई में जाते ही पहले तो हैरान ही रह जाती है। रसोई तरह तरह के राशन से भरी हुई थी। वह सोचती है, वाह, रसोई तो इन अमीरों की होती है, सब तरह के खाने बनाने का सामान रखा है। कविता कुछ देर तक ऐसे ही सोचती रहती है और फिर गोभी, पालक और पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर देवेश और आनंदी को परोसती है। पकौड़ों को चखते ही उन दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। पकौड़े तो कविता ने बड़े अच्छे बनाए हैं। हाँ, बहुत अच्छे बनाए हैं। कविता, तुम खाना बनाने के टेस्ट में पास हुई। आज सब काम तुम ही करोगी, पर याद रखना, नौकरानी बनकर नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर। यह सुनकर आनंदी को मन में कुछ बुरा तो लगता है, मगर वह चुप ही रहती है। इधर कविता मन ही मन बहुत खुश होती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हे भगवान, यह तो अच्छा ही किया तूने। इस ठंड में अमीर की रसोई में काम करके हम गरीबों की रसोई भी चल सकेगी। अब बाबूजी को फीकी चाय न पीनी पड़ेगी। उस दिन के बाद कविता देवेश के घर का सारा काम खुद ही संभाल लेती है। वह उनको मन लगा कर खाना बनाकर खिलाती और घर को भी चमका कर रखती। धीरे धीरे आनंदी के मन में भी कविता के लिए प्यार पैदा हो जाता है और वह भी देवेश की तरह उसे बेटी कहकर बुलाने लगती है। बेटी कविता, जरा इनके लिए चाय तो बना कर ले आना। अभी लाई सेठानी जी। कविता, हम तुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, तो तुम इन्हें सेठानी कहकर क्यों बुलाती हो? कोई बात नहीं बेटी, सेठानी छोड़ माँ जी कह लिया कर। वैसे भी अब हमें तेरे साथ की आदत सी पड़ गई है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे देवेश और आनंदी दोनों कविता को इतना पसंद करने लगते हैं कि अंततः उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लेते हैं। वे कविता के माता पिता से मिलकर अपने बेटे मोहन और उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह कविता के साथ साथ उसके गरीब माता पिता का जीवन भी सुख से बीत